तो टुडे के टारगेट में हम सबसे पहले नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी को कवर करेंगे और उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की समरी को कवर करेंगे। तो वो कहते हैं अब हम कसम खाते हैं कि हम हमारे सारे लोगों को गरीबी से, सफरिंग से, डेप्रीवेशन से यानी चीजों की कमी से बाहर निकालेंगे। कि मैंने सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। करेज का मतलब ये है कि आपके मन में डर तो है, क्योंकि डर तो एक नेचुरल फीलिंग है। डर को आप दिमाग से, दिल से नहीं निकाल सकते, लेकिन आप कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। एक बंगाल टाइगर की बच्चे बहुत छोटी सी वो में 10 मिनट लगते हैं इसको करने में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूं आपकी समरी सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों ने जो पिछले 2 लेक्चर्स देखे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। उनमें से कोई भी डाउट है तो बच्चे मैंने आप लोगों को कहा है, आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है जिंदाबाद, वहां पर अपने डाउट्स बता सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी जाएंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स देख लिए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई डाउट्स नहीं थे, विच मीन्स आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। आज हम लोग बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं हमारे लेक्चर 3 को। लेक्चर 3 बच्चे होने वाला है एक चैप्टर और एक पोम पर। चैप्टर हम लोग करने वाले हैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और दूसरी पोम हम लोग करने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है भाई, तो ये हमारी आज की क्लास होने वाली है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हम लोग हमारी आज की क्लास कवर करेंगे। एंड मैं कौन हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है, तो भाई मेरा नाम निहारिका है और मैं घर में रहती हूँ और मैं आप लोगों का आज का लेक्चर लेने वाली हूँ। ठीक है, और आने वाले जितने भी इंग्लिश के लेक्चर्स हैं वो सब मैंने ही लेने हैं। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, टुडेज टारगेट्स क्या है। तो टुडे के टारगेट में हम सबसे पहले नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी को कवर करेंगे और उसके बाद हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की समरी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग हमारी आज की क्लास में हम लोग करेंगे नेल्सन मंडेला की स्टोरी से। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस चीज के बारे में है पहले ये समझ लीजिए बच्चे। ये स्टोरी है उस समय के अफ्रीका की। ठीक है, ये बात है बच्चे साउथ अफ्रीका की स्टोरी की। साउथ अफ्रीका के कौन से टाइम में, साउथ अफ्रीका में 1910 के अंदर एक वॉर होती है जिसका नाम था एंग्लो बोर वॉर। ये एंग्लो बोर वॉर लड़ाई हुई थी वाइट्स के बीच में। वाइट्स यानी वो लोग जो यूरोप से, जो लोग जनरली यूरोपियंस थे और यहाँ पर आकर सेटल डाउन हो गए, और दूसरे थे बच्चे ब्लैक्स के अंदर। ब्लैक्स कौन है, यानी जो काले दिखने वाले लोग थे, और ये कहाँ के थे, ये थे आप लोगों के साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोग। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोग थे। अब ये जो वाइट्स थे ना, इन लोगों ने ये बोला कि देखो हम गोरे हैं, ठीक है, हम तुमसे ऊपर हैं और तुम काले हो, तो इसीलिए तुम हमसे नीचे रहोगे सुपीरियोरिटी के अंदर। तो वाइट्स ने एक ऐसा सिस्टम बनाया इनकी कंट्री में जिसको कहा जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसे कहा जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बच्चे, रंग के आधार पर जब आप भेदभाव करते हो तो आप कहते हो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पर नाम दिया गया अपार्थीड। और ये जो नेल्सन मंडेला हैं, ये अपार्थीड के लिए लड़ने वाले, अपार्थीड के अगेंस्ट लड़ने वाले एक बहुत फेमस लीडर है। जैसे हमारी कंट्री में महात्मा गांधी हमारे पास हैं, जैसे हमारी कंट्री में हमारे पास महात्मा गांधी हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका के पास उस टाइम पे नेल्सन रोहिलाला मंडाला, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी अपने देश को फ्री कराने में। और वो बताते हैं 1990 में इनका देश जो है वो आजाद हो जाता है। और ये स्टोरी जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ही एक किताब, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, और वहीं से ही उठाया हुआ चैप्टर का एक पार्ट है जहां पर वो न्यूली मेड गवर्नमेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं। कहाँ पर, जब देश में नई गवर्नमेंट आई तो उसकी सेरेमनी, उसकी जो सेलिब्रेशन सेरेमनी थी उसके बारे में बात करते हुए ये एक बहुत सुंदर सा चैप्टर है। तो बच्चे स्टोरी शुरू होती है, ये एक एक्सट्रैक्ट है, यानी आप कह सकते हो कि ये एक पार्ट है किसका, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का, यानी उनकी आत्मकथा का।
ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर एक किताब लिखी थी अपनी जिंदगी को बताते हुए, आत्मकथा का पाठ है। एंड ये रीडर को मई 10 1994 में ले जाता है। कहाँ ले चला जाता है? ये रीडर को मई 10 1994 में ले जाता है। ये वो दिन है जिस दिन नेल्सन मंडेला ने शपथ ली थी। क्या लिया था? जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी। कैसे? एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने थे जो वाइट नहीं लेकिन डार्क कलर के थे, जो मतलब काला नहीं बोलना चाहिए, जो थोड़े डार्क स्किन कलर के थे, ऑफ द डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। कैसी साउथ अफ्रीका थी? तब वो लोकतांत्रिक साउथ अफ्रीका थी। यानी अगर इनको रूल में लाया गया है नेल्सन मंडेला को, तो वो प्रॉपर चुनाव के तरीके से लाया गया है। ये नहीं कि कंट्री फ्री हुई और नेल्सन मंडेला ने रूल करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ था। ये हिस्टोरिक डे जो था बच्चे, ये उस दिन बताते हैं नेल्सन मंडेला कि ये हमारा ऐतिहासिक दिन जो है वो बड़ा ही साफ और बड़ा ही ब्राइट था। साफ और ब्राइट इसीलिए भी क्योंकि इसके बाद उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो जाएगा। और दुनिया भर से जितने भी लोग थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, वो यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे थे टू फेलिसिटेट, यानी सिंपल टर्म्स में कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और इस सेरेमनी का हिस्सा बनने के लिए वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी ये जो इनके क्या कह सकते हैं, जो इनकी सेरेमनी है, यानी इनकी जो शुरुआत की सेरेमनी होती है, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है, ये बेसिकली क्यों कर रहे थे? क्योंकि पहली बार साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसी के भी कलर के ऊपर उन पे भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बॉडी कलर, कि आप किस रंग के हैं उसके ऊपर आपके ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वॉज टू बी हेल्ड इन द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। और ये सेरेमनी कहाँ होने वाली थी? ये हो रही थी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। बच्चे, एम्फीथिएटर का मतलब होता है ओपन थिएटर। आप लोगों ने देखा होगा एम्फीथिएटर कुछ ऐसे होते हैं, मतलब यहाँ पर एक स्टेज बना होता है। ठीक है, इसे स्टेज बना होता है, स्टेज के इस पार सीट्स होती हैं और ये ओपन में होता है। ठीक है, ये ओपन में होता है। और कहाँ पे हो रहा था? ये प्रिटोरिया में हो रहा था, जो साउथ अफ्रीका की एक जगह है, प्लेस इन साउथ अफ्रीका। में SA लिख रही हूँ, साउथ अफ्रीका का शॉर्ट फॉर्म। द बिल्डिंग हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और आज से पहले ये जगह वाइट्स के अंडर थी, यानी ये जगह वो थी जहां पर वाइट लोग अपना रूल करा करते थे। बट दिस डे इट वॉज थ्रॉन्ग्ड बाय पीपल। लेकिन वो कहते हैं आज के दिन ये भरी हुई है लोगों से ऑफ अलग अलग कलर, जहां पर गोरे लोग भी है, अलग अलग कंट्रीज के लोग भी है, अलग अलग नेशंस के लीडर्स भी है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं ये हमारे लिए कैसा मोमेंट है? वो कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जेनानी। अब वो कहते हैं नेल्सन मंडेला की डॉटर थी जेनानी, वो भी उनके साथ इस सेरेमनी में आई थी। एंड उसके आगे आते हैं मिस्टर दे क्लर्क, जिनको उन्होंने एक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया था। डेप्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब बच्चे क्या होता है? डेप्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट। ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे, इनके पास पहले वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर थाबो एम्बेकी। तो एक सवाल आता है बच्चे दिमाग में कि दो वाइस प्रेसिडेंट्स और एक मेन प्रेसिडेंट रखने की जरूरत क्या थी? तो बच्चे दो वाइस प्रेसिडेंट्स रखे गए थे, एक ब्लैक को रिप्रेजेंट करने वाले, एक व्हाइट को रिप्रेजेंट करने वाले, क्योंकि नेल्सन मंडेला का मानना यह था कि हम किसी को भी उनके कलर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो इसीलिए व्हाइट्स को यह ना लगे कि अब तो यहाँ पर ब्लैक्स का रूल है तो हमें नहीं पूछा जा रहा है, इसीलिए वहां पर दो अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट्स बनाई गई थी, जिसमें से एक के वाइस लीडर जो थे, जिनमें एक के वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे मिस्टर दे क्लर्क और दूसरे के थे थाबो एम्बेकी। नेल्सन मंडेला की जब बारी आती है तो वह शपथ लेते हैं कि वो उनके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को, उनके कंट्री के संविधान की इज्जत करेंगे, उस रिपब्लिक की। He also swore to devote himself to the well-being of the republic and his people। और वो शपथ लेते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी जो है वो समर्पित कर दूंगा। उन्होंने गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की भी शपथ ली। तो हम कह सकते हैं He loved his country। उन्हें अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार था और अपने कंट्री के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। नेल्सन मंडेला की बात यहाँ पर की जा रही है।
इन द इनॉग्रल स्पीच, अपनी उस उद्घाटन की स्पीच के अंदर मंडेला इक्वेटेड सेंचुरीज ऑफ ओल्ड मिसरूल। वो बताते हैं कि आज से बहुत साल पहले, बहुत शतकों तक, बहुत सालों तक हमने बड़ा ही गलत रूल झेला है हमारी कंट्री के अंदर ऑफ वाइट्स। ये जो इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया, जिसके लिए वो एक वर्ड यूज करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और इस पे क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं बच्चों, वो मैंने मास्टर 30 में कराए हैं, पहले लेक्चर में जरूर जाकर उसको देखना, सेकंड लेक्चर आपको नेक्स्ट फ्राइडे मिल जाएगा। तो वो बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की। वो कहते हैं वो एक ऐसा डिजास्टर था, वो एक ऐसा असाधारण मानवीय आपदा थी जो क्रिएट करी गई थी साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से ब्लैक्स को इंसानियत कभी मुंह नहीं देखने को मिल रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि हमारे देश की हालत उस समय इतनी खराब थी कि वाइट्स ने ब्लैक्स को इतना कंट्रोल कर रखा था कि ब्लैक्स उनके एरिया में नहीं आ सकते, स्कूल नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते, जिंदगी को ढंग से जी नहीं सकते, वाइट्स के आसपास नहीं आ सकते। मतलब इंसान को इंसानियत के तरीके से देखा ही नहीं जाता था। He promised to bring a society of which all humanity would be proud। वो कहते हैं लेकिन चलो जो हो गया वो हो गया, आगे आने वाली जो जनरेशन आएगी हमारे देश में, उसके ऊपर पूरी दुनिया को गर्व होगा कि साउथ अफ्रीका, जिसने इतनी परेशानियां झेली हैं, आज वो इतना सुंदर देश बन गया है। वो कहते हैं कि मुझे बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व की भावना महसूस हो रही है कि हम लोग वही ब्लैक्स हैं जिनको पहले आउटलॉज ट्रीट किया जाता था, हम वही हैं जिन्हें पहले गैर कानूनी माना जाता था, हम वही लोग हैं कि ये जहां दिखे इन्हें मार दो, हम वही लोग हैं जिन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। आज हम ही होस्ट है, आज हमें ही वो मौका मिल रहा है, एक रेयर प्रिविलेज मिल रही है। वो कहते हैं आज हमें ही वो रेयर प्रिविलेज मिल रही है कि हम लोग हमारी कंट्री की लैंड पर, हमारी कंट्री के सॉइल पर इस पूरी सेरेमनी को होस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपना ग्रैटिट्यूड, वो यहाँ पर अपनी थैंकफुलनेस दिखाना चाहते हैं उन सारे लोगों को, उन सारे डिग्निटरीज को, सारे वर्ल्ड लीडर्स को जो यहाँ पर नेल्सन मंडेला और उनके लोगों को मिलने आए हैं, जो इस कॉमन विक्ट्री का पार्ट बन रहे हैं ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, जो सब इंसानियत, सेल्फ रिस्पेक्ट, जस्टिस, इंसाफ और अमन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमें अब हमारे देश के लिए पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल चुकी है। वो कहते हैं अब हम पॉलिटिकली फ्री हो गए हैं, हम अपनी मर्जी से लीडर चूज कर सकते हैं, अपनी कंट्री मर्जी से इलेक्शंस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में ऐसी और बहुत सारी परेशानियां हैं, ह्यूमन राइट्स के इशू हैं, मानवीय अधिकारों के परेशानियां हैं जो अभी हमें सुधारनी है। तो वो कहते हैं अब हम कसम खाते हैं कि हम हमारे सारे लोगों को गरीबी से, सफरिंग से, डेप्रीवेशन से, यानी चीजों की कमी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, उनको जेंडर और बाकी टाइप ऑफ भेदभाव भी हमारे देश के अंदर अब हम खत्म करेंगे। वो कहते हैं हमारा बड़ा वाला गोल जो था देश को आजाद कराने का, वो अब हम अचीव कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद हमारे देश में जो भेदभाव चलता है, हमारे देश में जो गरीबी है, अब समय आ गया है कि उन चीजों पर भी हम काम करें और उन चीजों में भी सुधार लाया जाए। आगे उन्होंने अपने ये भी बताया था कि अब ये जो फ्रीडम है ना, ये पूरे देश पर रहे, और वो बड़े खुश है। और जब वो बात कर ही रहे थे उतने में साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स भी उनके आसमान से उड़कर जाते हैं, जो उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में और चार चांद लगा देते हैं। मंडेला कहते हैं कि ये एग्जीबिशन है मिलिट्री की लॉयल्टी की। वो कहते हैं ये सुंदर तो जरूर है, लेकिन अगर आज मिलिट्री ये सारे के सारे प्लेन्स आसमान से उड़ा रही है, ये सारी चीजें जो आज यहाँ पर मिलिट्री कर रही है, ये दिखाता है कि मिलिट्री ने भी इस नई गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। ये मिलिट्री भी अपनी लॉयल्टी दिखाता है, मिलिट्री भी अपनी जो है ना, अपनी इस प्रभावशाली प्रदर्शन से शोभा तो बढ़ा ही दी है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जो हमारे लिए वफादारी है उसको भी दिखाता है कि वो लोग भी इस न्यूली फॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं ये मिलिट्री ने जो जेट्स उड़ाए हैं आसमान में, ये सुंदर तो है ही, साथ ही साथ ये दिखाते हैं कि उन लोगों ने भी इस नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो ब्लैक्स के द्वारा बनाई गई है उसको एक्सेप्ट किया है, उसको स्वीकार किया है। अब वो कहते हैं कि जब मुझे मिलिट्री जनरल सैल्यूट कर रहे थे, वो ये भी कहते हैं कि इनके एटीट्यूड में शिफ्ट है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन आज से कुछ साल पहले की होती तो ये लोग नेल्सन मंडेला को
किसी भी हाल में सैल्यूट तो नहीं करते, ठीक है। वो कहते हैं किसी भी हाल में मुझे सैल्यूट तो नहीं मिलता। दीज डेकोरेटेड ऑफिसर्स, यानी आपके मेडल्स वाले, वो मेडल्स जो है इन ऑफिसर्स के, वो आज इन्हें सैल्यूट कर रहे हैं क्योंकि आज वो इनके प्रेसिडेंट है और उन्होंने अपनी जो है एक लॉयल्टी उन्हें दी है। वो कहते हैं लेकिन यही बात अगर मैं आज से कुछ सालों पहले की कर रहा होता तो वो मुझे सैल्यूट करने की जगह वो मुझे अरेस्ट कर रहे होते। आगे ग्रैंड सेरेमनी आगे बढ़ती है और इनके सुंदर सुंदर इम्पाला जेट्स, इनके सुंदर सुंदर प्लेन्स जो थे वो आसमान में इनका न्यूली साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स छोड़कर जाते हैं। जैसे हमारा ट्राई कलर बनता है ना, इस तरीके से वो प्लेन्स आते हैं और कलर छोड़कर जाते हैं आसमान में। ऑन दैट सिंबॉलिक डे इनके देश के दो नेशनल एंथम्स, इनके देश के दोनों राष्ट्रीय गान गाए गए थे। और बेटा मास्टर 30 में इस पे पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दोनों जो गाने थे वो क्यों गाए गए थे। तो उन दोनों गानों को गाने का जो रीजन है, दोनों राष्ट्रगान को गाने का जो रीजन है, वो रीजन आपको मास्टर 30 में मिलेगा। डिटेल में जरूर एक बार जाकर उसको देखना, ठीक है। अब वो कहते हैं इन्होंने वाइट्स का सोना गाना गाया, कोसी सिकलेल ई अफ्रीका, और ब्लैक्स का गाया गाना दीस टेम। अब ये दोनों राष्ट्रगान वहां पर गाए गए और इनका सिंबॉलिक क्या था, इनका सिंबल क्या था, ये दिखाने के लिए कि वो देश में इक्वालिटी लाना चाहते हैं, वो देश में बराबरता लाना चाहते हैं इस दोनों गानों को गाकर, ताकि ना ब्लैक्स को बुरा लगे ना व्हाइट्स को बुरा लगे। मंडेला को पता था कि दोनों लोग जो हैं वो आज एक दूसरे को शायद अभी भी हेट करते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय तक हो सकता है कि इनकी हेटेड इनके मन में खत्म हो जाए। मंडेला ने अपने पुराने इवेंट्स को भी याद किया और बताया कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड बढ़ रहा था एंग्लो बोर वॉर के बाद। अब वो कहते हैं जब बोर वॉर हुई थी फर्स्ट डिकेड ऑफ 28th सेंचुरी में, यानी 1910 के अंदर जब बोर वॉर हुआ था, तो उस समय पे उन्होंने एक सिस्टम देखा था रेसिज्म का, ठीक है। उन्होंने देखा था रेसिज्म का, कलर के आधार पर भेदभाव का, नस्लवाद का, एंड डोमिनेंस ऑफ ब्लैक्स बाय द वाइट्स, की जो ब्लैक्स है उनको दबाया जा रहा है वाइट्स के द्वारा। हाउएवर वो कहते हैं जो आखिरी डिकेड आया है सेंचुरी का, ये सारी की सारी चीजें ओवरटर्न कर दी गई हैं, इन सब चीजों में बदलाव ला दिया गया है। और अब साउथ अफ्रीकन जो हैं, यानी काले लोग जो है वो उतने ही राइट्स एंजॉय कर रहे हैं जितने बाकी लोग करते थे, इररिस्पेक्टिव, यानी इस चीज के बावजूद, इस चीज को हटाकर कि वो कौन से कलर से बिलोंग करते हैं। मंडेला याद करते हैं उन सब लोगों को भी कि जिन लोगों ने अपनी जान सैक्रिफाइस करी, जिन लोगों ने अपना दिन रात एकदम बराबर कर दिया, किसके लिए, ताकि थाउजेंड्स ऑफ लोगों को बचाया जा सके, ताकि उनकी मुसीबतों से उन्हें बाहर निकाला जा सके। तो वो याद करते हैं सारे सैक्रिफाइसेस, सारे के सारे जो उन लोगों ने अपना बलिदान दिया था देश के लिए, जिन लोगों ने मुश्किलों को झेला है, ठीक है, जिन लोगों ने मुश्किलों को झेला है नेल्सन मंडेला से पहले, वो उन सबको याद करते हैं बिकॉज दे वर पैट्रियट्स, क्योंकि वो थे पैट्रियट्स, ये वो देश प्रेमी लोग थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि वो लोग आज यहाँ पर नहीं है इस पूरे अपनी लड़ाई के देखने के लिए कि उनका क्या फल मिला है उन्हें, कि उस लड़ाई का क्या फल मिला है उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि वो आज काश यहाँ होते, क्योंकि वो सारी की सारी मेहनत जो नेल्सन मंडेला ने, ऐसा नहीं कि नेल्सन मंडेला ने कुछ नहीं किया, वो कहते हैं लेकिन मुझसे पहले भी बहुत लोगों ने इस लड़ाई की बुनियाद डाली थी। आज वो लोग यहाँ पर नहीं है देखने के लिए कि उनकी लड़ाई ने कितना अच्छा फल हम लोगों को आज दिया है। मंडेला यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं अपार्थाइड की पॉलिसी को। वो कहते हैं जिसका एक बहुत ज्यादा लास्टिंग इम्पैक्ट उनके लोगों के ऊपर है। वो कहते हैं कि उन लोगों को बहुत समय लगेगा अभी इन सब चीजों से बाहर आने के लिए, क्योंकि जो कहानियां हुई हैं, जो परेशानियां, जो ऑपरेशन, जो दबाव और ब्रूटैलिटीज, जो क्रूएल्टी उन लोगों ने झेली है, यानी जो भी परेशानियां उन लोगों ने झेली हैं, उसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर है। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसा हम में से किसी ने भी नहीं माना था कि जितना हमें दबाया जाएगा उतने ज्यादा हम लोग आगे निकलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी को भी आइडिया नहीं था कि इतना ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से हमारी कंट्री के कुछ बहुत ही महान लोग जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली और बहुत सारे अलग अलग लोग आएंगे। यानी ये वो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन लोगों ने अपने देश के लिए अपनी जान तक देने की बात की थी।
तो वो कहते हैं कि अगर इतना प्रेशर नहीं आता बाहर के कंट्रीज से या बाहर के वाइट से, तो ये जो सिचुएशन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो नहीं होती। यानी वो जो अच्छे लीडर्स थे वो कभी हमारे सामने आ ही नहीं पाते। तो वो कहते हैं कि उनके जो लोग हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे कोई भी ऐसे डायमंड्स की, कोई भी प्रीशियस मेटल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरी वेल्थ, मेरे लिए मेरी पूंजी जो है वो ये मिनरल्स और जेम्स नहीं है, मेरे लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ऊपर है। वो ये भी कहते हैं कि उनके लोग ही हैं जिनसे उन्होंने करेज का मीनिंग, जिनसे उन्होंने बहादुरी, जिनसे उन्होंने साहस के बारे में सीखा है। ठीक है, साहसी होना उन्होंने उन्हीं से सीखा है। और वो कहते हैं कि यही वो पैट्रियट्स हैं जो सेल्फलेस हैं, जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। करेज का मतलब ये है कि आपके मन में डर तो है, क्योंकि डर तो एक नेचुरल फीलिंग है, डर को आप दिमाग से, दिल से नहीं निकाल सकते, लेकिन आप कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो, वही आपकी करेज है। नेल्सन मंडेला ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो हेट्रेड है, यानी जो इंसान के मन में नफरत है ना, वो जब पैदा होता है तो उसको बचपन से हेट करना नहीं सिखाया जाता। किसी भी इंसान को नफरत कराने के लिए किसी और से बहुत मेहनत लगती है। आप वो बहुत आसानी से सामने वाले को हेट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ बुरा होना चाहिए जिसकी वजह से, या कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए जिसकी वजह से आप सामने वाले के मन में नफरत की भावनाओं को पैदा करते हो। तो वो कहते हैं इट इज एक्वायर्ड, यानी गॉट मीनवाइल। ये आपको जिंदगी में जीते जीते सिखाया जाता है कि नफरत कैसे करनी है। लेकिन अगर इंसान को नफरत करना सिखाया जा रहा है, तो नफरत से अच्छा तो उनको प्यार करना सिखा दो, तो उसको प्यार करना सिखा दो। बिकॉज लव की जो फीलिंग है वो ह्यूमंस के अंदर नेचुरली पाई जाती है एज कंपेयर टू हेट्रेड। तो इसलिए किसी भी इंसान के दिमाग में नफरत को पनपाने से पहले उसके मन में अगर प्यार किसी के लिए जागृत कर दिया जाए, तो वो चीजें, हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना ही नहीं पड़ेगा, वो मुसीबतें हमारे सामने आएंगी ही नहीं। वो कहते हैं क्योंकि लव अकॉर्डिंग टू हिम कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। और वो कहते हैं क्योंकि जो फीलिंग ऑफ लव है, जो फीलिंग ऑफ प्यार है, वो इंसान के दिल में पहले से ही होती है, बस उसको जागरूक करने की बात होती है। हेट्रेड इंसान के दिल में नहीं होती, वो डाली जाती है। तो वो कहते हैं वो उन दिनों को याद करते हैं जब वो जेल में हुआ करते थे, उन ऑपरेशन के दिनों को याद करते हैं। वो कहते हैं कि जब वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपने लंबे कारावास के दौरान उत्पीड़न के दिन को याद करते हैं, जब वो काफी पीड़ित थे, जब उनको काफी परेशान किया जाता था, जब उन्हें बहुत लंबे समय जेल में रहना पड़ा था। और वो बताते हैं जेल में मेरे वहां पर एक फ्रीडम, मैं कैदी हुआ करता था वहां पर, तो जो लोग मेरी मदद करने आते थे वहां पर, वैसे तो वो भी ड्यूटी से बंधे हुए थे, उन्हें भी मेरे साथ गलत ही व्यवहार करना था। लेकिन कभी कभी मुझे उनकी आंखों में इंसानियत की कुछ चमक दिख जाया करती थी, और उस चमक को देखकर ही मैं खुश हो जाया करता था कि इंसान के दिल से कम अभी इंसानियत मरी तो नहीं है। इसकी वजह से ही उनके मन में इस चीज का विश्वास जिंदा था कि इंसान की जो गुडनेस है, इंसान की जो अच्छाई है, वो ऐसी लौ की तरह है, वो ऐसी फ्लेम की तरह है जो कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। ठीक है, जो छुपाई जा सकती है लेकिन कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। वो एक और एस्पेक्ट बताते हैं अपनी जिंदगी का। वो कहते हैं देखो, इंसान की ना 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं, यानी वो कहते हैं इंसान की 2 ड्यूटीज होती हैं अपनी जिंदगी में। एक तो वो कहते हैं हर इंडिविजुअल की ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। ट्विन ऑब्लिगेशंस में से एक होती है पर्सनल ऑब्लिगेशन, यानी पर्सनल ड्यूटी, जो फैमिली की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ, वाइफ की तरफ, हस्बैंड की तरफ होती हैं। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी कम्युनिटी की तरफ, अपने देश की तरफ, अपनी कंट्री की तरफ। और वो कहते हैं हर इंसान जो एक नॉर्मल सोसाइटी में रहता है, वो अपने हिसाब से, अपनी कंडीशंस के हिसाब से और अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी इन ड्यूटीज को फुलफिल कर लेता है। वो कहते हैं लेकिन मेरी कंट्री में, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में, और वो भी मुझ जैसे कलर के लोगों के लिए, ऐसी ड्यूटीज को फुलफिल करना जो था, उसका मतलब ये है कि उसके लिए आपको पनिश कर दिया जाएगा और अलग कर दिया जाएगा, आपको वनवास में डाल दिया जाएगा, कारावास में डाल दिया जाएगा। आपको अलग कर किसी अगर लिख दिया मैंने, आपको अलग करके किसी दूसरी जगह पर रखेंगे, आपको आपके परिवार से भी मिलने का मौका
नहीं दिया जाएगा। इसे ऐसी कंडीशंस हमें वहां पर झेलनी पड़ती थी। वो कहते हैं अगर आप अपने देश के लिए काम करते हो, अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ सोचते हो, तो उसे क्राइम माना जाता था, उसे माना जाता था कि आप देशद्रोह कर रहे हो, आप विद्रोह कर रहे हो देश के रूल के खिलाफ, और ऐसे इंसान को अपनी सराउंडिंग से दूर किसी दूसरी जगह पर भेज दिया जाता था जहां पर उसे मिस्टीरियसली मार देते थे। वो कहते हैं यही हुआ उनके साथ भी। जब उन्होंने कोशिश करी अपने देश के लिए लड़ने की, तो उनको भी उठाया गया और जेल में पटक दिया गया। अब वो कहते हैं कि मैं अगर बात करूं फ्रीडम की, जो आज मेरे पास नहीं है, मैं याद करता हूं जब अपने बचपन को, तो मुझे रियलाइज होता है कि मैं बचपन से ही फ्रीडम के लिए उतारू नहीं था, मैं बचपन से ही फ्रीडम के लिए उत्सुक नहीं था। वो कहते हैं एज अ चाइल्ड उन्हें फ्रीडम का मतलब नहीं पता था, क्योंकि बचपन में उनकी जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं थी, उनकी काफी केयर फ्री लाइफ थी। इसलिए जब तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूं, जब तक मैं उनकी बात को मान रहा हूं, तब तक मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये भी आंसर बच्चे मास्टर 30 में कराया गया है कि कौन से फ्रीडम की वो बात करते हैं। बाद में उन्हें रियलाइज होता है जब वो बड़े होते हैं, जब वो टीनेज में आते हैं, जब वो लड़का बच्चे से लड़का बन जाते हैं, वो कहते हैं उस समय मुझे रियलाइज होता है कि मेरी जो फ्रीडम है वो भी इमेजिनरी है, ठीक है, वो भी सच नहीं है। वो उस समय चाहते थे कि वो बाहर जाएं, वो दोस्तों के साथ रहें, जो चाहे वो पढ़ें, जहां चाहे रुके, रात को भी बाहर रुकने का उन्हें मौका मिले। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, तो उनको रियलाइज होता है कि जो उनकी बचपन की फ्रीडम्स थी ना, वो भी सिर्फ एक इल्यूजन थी, वो भी सिर्फ एक दिखावा था, वो भी सच नहीं है। क्योंकि ना तो उन्हें पढ़ाई लिखाई अलाउड है अब, ना उन्हें शादी करना अलाउड है, ना उन्हें घर बार बनाना अलाउड है, ना उन्हें बच्चे पैदा करना अलाउड है, मतलब कुछ भी अलाउड नहीं था। उन्हें उनकी जिंदगी को बहुत रोका हुआ था, वो कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते। तो नेल्सन मंडेला को रियलाइज होता है जोहान्सबर्ग जाके कि वो सारी चीजें जिनको वो फ्रीडम समझ रहे थे वो फ्री नहीं है। और साथ साथ वो नहीं, उनके जैसा हर व्यक्ति जो उनके जैसे कलर की स्किन का है, वो लोग भी फ्री नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा शक्ल से डार्क कलर का है वो फ्री नहीं है। और यहां पे वो समय था जब उन्हें अपनी बचपन की बुनियादी और सामाजिक स्वतंत्रता के बारे में उनके लिए वो तरसने लगे। उनको लगा कि नहीं यार, मैं जिस फ्रीडम को, जिस चीज को फ्रीडम समझ रहा हूं, वो तो सिर्फ एक दिखावा है, ठीक है। He observed that the freedom was curtailed for all those who were like him. वो कहते हैं कि उन्होंने नोटिस किया कि ये सारी उन लोगों के लिए वो फ्रीडम नहीं थी उनकी जिंदगी में जो उनके जैसे दिखते थे। और जब उनको रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने देश के लिए, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और वहां पर उन्होंने बाकी लोगों के साथ मिलकर अपने पूरे देश की फ्रीडम के लिए लड़ाई करना शुरू किया। उनकी डिजायर थी कि वो एक ऐसी कंट्री को बनाए जो फ्री हो, जहां पर इंसान एक डिग्निफाइड लाइफ, जहां पर इंसान एक रिस्पेक्टेड लाइफ जी सके, ये कलर के ऊपर भेदभाव उनकी जिंदगी में ना हो, जहां पर ये बदलाव ना आए। तो ये जो इनसबऑर्डिनेशन है, ये जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था नेल्सन मंडेला के मन में, इसने इन्हें एक टिमिड मैन से, ठीक है, एक शाय रहने वाले व्यक्ति से बदल कर कैसा बना दिया, एक बोल्ड इंसान बना दिया जो किसी के भी आगे बोलने से डरते नहीं थे। एक लॉ अबाइडिंग यानी लॉ को मानने वाले, ठीक है, लॉ को मानने वाले व्यक्ति से बदल कर एक देश की नजरों में क्रिमिनल बना दिया। लेकिन नेल्सन मंडेला इन सब चीजों के आगे हार ना मानकर आगे बढ़ते रहे। ही वॉज आइसोलेटेड एंड रेंडर्ड होमलेस। उनको अलग कर दिया गया और बेघर घोषित कर दिया गया। इन दी एंड मंडेला ये कहते हैं कि मैंने जैसे तैसे करके अपने देश को तो आजाद करा दिया। वो कहते हैं मुझे अंत में ये तक बोला गया कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको फ्री कर देंगे, लेकिन आपके देश के लोगों को नहीं। पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले फ्रीडम लेके क्या करूंगा, फ्रीडम इंडिविजिबल है। अगर मेरी फ्रीडम छिनी हुई है तो इसका मतलब यह है कि बाकी सबकी भी छिनी हुई है, और अगर सबकी छिनी हुई है तो मेरी अकेले की फ्रीडम से मैं क्या करूंगा। इसे अगर मैं चाहता हूं कि मैं फ्री हूं तो मेरे साथ साथ मेरे देश के लोग भी फ्री हों, और अगर मेरे देश के लोग फ्री हैं तभी उसका मतलब यह है कि मैं आजाद हूं। तो वो कहते हैं कि फ्रीडम मुझे नहीं चाहिए, मुझे देश को फ्रीडम दिलानी है। और नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जो ऑपरेसर है, यानी आपका जो उत्पीड़क है, जो आपको परेशान कर रहा है, और उत्पीड़ित जैसे आप, वो दोनों प्रिजनर्स हैं, ठीक है, आप दोनों किसी ना किसी चीज में कैद हैं। जो उत्पीड़क है वो अपनी छोटी सोच में कैद है, जिसकी वजह से वो कुछ और नहीं कर पा रहा है, और आप,
एक प्रिजनर इसीलिए है क्योंकि आप तो वो फिजिकल टॉर्चर झेल रहे हैं, ठीक है। एक इंसान अपनी हेट्रेड की जेल में बंद है और दूसरा इंसान उस हेट्रेड की वजह से जो एक्चुअल जेल बनाई गई है उसमें बंद है। तो इस अगर आपको फ्रीडम अचीव करनी है तो उत्पीड़ित को तो बाहर निकालो ही, लेकिन उत्पीड़क का जो दिमाग है उसको भी उसकी नफरत से बाहर निकालो, तभी सही मायनों में आप फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। ही वेरी राइटली सम्स अप बाय सेइंग कि ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर अलाइकली रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों के पास अपनी ह्यूमैनिटी नहीं है, दोनों अपनी अच्छाइयों से, अपनी इंसानियत से बहुत ज्यादा वंचित हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए एक बार इसका सेंट्रल आइडिया भी आप लोग लिख लीजिए। इसका सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है? इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा? सेंट्रल आइडिया बहुत सिंपल है। क्या कर रही हूं मैं? नेल्सन मंडेला wants him and his people to be free from apartheid. This chapter focuses how humans are humans enemies. इंसान ही इंसान का दुश्मन कैसे होता है. He also highlights that goodness and love are inherited by people. वो बचपन से ही उनके अंदर आती हैं. Are inherited by people. ठीक है. It is inherited by people and should be propagated. और इसी चीज को propagate करना चाहिए, इसी चीज को फैलाना चाहिए. और he believes all is well that ends well. उनका कहना है जो अंत जिसका सही उसका सब सही. ठीक है. ये बच्चों इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है. आई होप ये सेंट्रल आइडिया आपको आपके आंसर्स में हेल्प करेगा. अब बढ़ते हैं बच्चे हमारी पोम की तरफ जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कैरोलिन वेल्स ने लिखी है. बच्चे ये बड़ी ही ह्यूमरस सी पोम है. इसका आप टाइटल लिख सकते हैं. काफी ह्यूमरस और फनी सी पोम है जिसके अंदर पोएट बताती हैं कि आप अलग अलग एनिमल्स को कैसे पहचान सकते हैं. तो यहाँ पर बच्चे इस पोम के अंदर हमारे जो पोएट हैं वो डिस्क्राइब करती हैं अलग अलग एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को, जो वो कहती हैं डेंजरस हो सकते हैं. और उन्होंने एक एक करके एक एक स्टैंजा के थ्रू उन्हें बड़े ही फनी वे में इंट्रोड्यूस किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें एक एशियन लायन के बारे में बताती हैं. वो हमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देती हैं एक एशियन लायन के बारे में. वो कहते हैं कि अगर आप जंगल्स में जाते हो ईस्ट के, ठीक है, ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के ईस्ट में यानी इंडिया की तरफ जब आप आते हो वहां पर आपको एक एनिमल दिखेगा जिसकी टॉनी सी स्किन है. ठीक है, जिसकी येलोइश सी स्किन है. ठीक है, जिसकी स्किन कैसी है, जिसकी येलोइश सी स्किन है. और अगर वो आप पर रोर करता है, अगर वो आप पर दहाड़ता है और अगर आप उसकी दहाड़ से ही मर जाते हो तो आप समझ जाना कि वहां पर आपके सामने एक एशियन लायन ही आया होगा. ठीक है, वो कहते हैं अगर आप एक एनिमल की दहाड़ से मर जाते हो तो मान लेना कि आपके सामने एक एशियन लायन आया होगा. लेकिन यहाँ पर फनी बात तो यह है कि जब आप मरी जाओगे तो फिर आप किसी की दहाड़ एनिमल की थी या गाय की थी या भैंस की थी, बकरी की थी, किसकी थी, शेर की थी, चीते की थी, किसकी थी, कुछ पता ही नहीं लगेगा आप लोगों को. नेक्स्ट वो बात करती है एक बंगाल टाइगर की. बच्चे बहुत छोटी सी वो में 10 मिनट लगते हैं इसको करने में. वो कहते हैं कि जो बंगाल टाइगर है वो तो एक रॉयल एनिमल है. और वो कहते हैं कि वो जैसे ही इंसान को अटैक करता है, इंसान के अटैक करते ही इंसान उससे मर जाता है. वो जैसे ही आप पर कूदेगा, वो जैसे ही आप पर अटैक करेगा आप मर जाओगे. तो वो आप पे अटैक करेगा और आप मर जाओगे. फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा यार ये तो वही एनिमल है जिसने मुझे मार दिया.
वो यहाँ पर फनी पॉइंट ऐड करती हैं ये बोलकर कि ही हैज अ ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्राइप्ड एनिमल जो तुम्हें मारेगा और तुम्हें खा जाएगा और तभी तुम्हें पता लगेगा कि वो एक बंगाल टाइगर है। तो यहाँ पर भी वो कहती है कि आपको मरने के बाद पता लगने वाला है कि एक येलोइश बॉडी के ऊपर या ऑरेंज बॉडी के ऊपर ये जो स्ट्राइप वाला एनिमल है, ये जब आप पे रोर करेगा, जब आप पे चिल्लाएगा और आपको मार के खा जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि आपके सामने तो एक शेर आया था। इसके बाद वो बात करती हैं एक ब्लैक स्पॉटेड सिस्किन एनिमल की, जिसमें वो एक लाइन यूज करती हैं पेपर्ड विद मार्क्स। ठीक है, पेपर्ड विद मार्क्स। वो कहती हैं एक और एनिमल की बात करती हैं जिसके पूरे शरीर के ऊपर ये इस तरीके से धब्बे डॉट 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 करके मार्क लगे हुए हैं, और वो कहती हैं कि जब वो आप पर कूदेगा और अगर आप चिल्लाए तो वो आप पर और कूदेगा और आप पर इतना कूदेगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक लेपर्ड है। तो वो कहती हैं ही लेफ्ट ऑन यू। ठीक है, यहाँ पर वो लेपर्ड की रेफरेंस के लिए हमारे लिए लेप वर्ड का यूज करती हैं, लेप और लेफ्ट, जिसको वो लेपर्ड से कनेक्ट करती हैं। तो वो कहते हैं अगर आपके सामने एक ऐसा एनिमल आएगा जो कॉन्टिन्यूअसली आप पर कूदता रहेगा और कूदते कूदते आपको मार देगा, तो आप समझ जाना कि वो एक लेपर्ड है। लेकिन बात तो वही है ना कि मरने के बाद इंसान को कैसे पता लगेगा कि वो एक लेपर्ड्स के द्वारा मारा गया है या इंसान के द्वारा मारा गया है। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर आप अपने यार्ड में हैं, यानी अगर आप अपने गार्डन में हैं और गार्डन में आपको if she says that if one will cry out in pain it is maybe of no use, क्योंकि लेपर्ड जो है वो आपको अटैक करना बंद नहीं करेगा। देन वो कहती हैं कि अगर आप अपने गार्डन में है और आपके गार्डन में आकर आपको टाइटली कोई बहुत तेज हग करता है और जब आप चिल्लाते हैं तो वो आपको और टाइटली हग करता है, तब आप समझ जाना कि वो एक बियर होगा। क्योंकि अगर आपने वर्ड सुना है बियर हग का मतलब होता है काफी टाइट हग। तो वो कहते हैं तब आपको पता लगेगा कि आपको मारने वाला कौन है, आपको मारने वाला एक बियर है। ठीक है, तो यानी वो अलग अलग एनिमल्स आपको कैसे मार सकते हैं उनके बारे में बताती हैं। ऐसा मुझे तो हमें पता ही नहीं कि अगर वो एक ब्लैक ऑरेंज स्किन के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप वाला एनिमल है तो वो टाइगर है, वो तुम्हें पता ही लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो पोएट यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स को हाईलाइट करती हैं और बताती हैं कि अगर लेपर्ड आप पे कूदेगा, आप चिल्ला लो, जितना मर्जी कर लो, वो आप पे कूदता ही रहेगा और कूद के आपको मार देगा। तो जब आप मर जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि वो तो एक लेपर्ड था। वैसे ही अगर आप अपने यार्ड में हैं और पीछे से आकर आपको कोई कस के पकड़ लेता है, हक करता है और आप चिल्लाते हैं तो आपको और टाइटली हक करता जाता है, तो आप समझ लेना कि आपको एक बियर ने हक किया है। वो कहते हैं ये तरीका है रिकॉग्नाइज करने का कि आपको एक बियर ने मारा है, क्योंकि बियर आपको इतनी टाइटली हग करेगा कि आप मर जाएंगे। सो शी सेज बियर विल कंटिन्यू टू हग यू एज टाइटली एज दैट इज द ओनली वे टू रिकॉग्नाइज हिम। तो इसे जब आप चिल्लाएं और वो हग आप पे और टाइट हो जाए तो समझ जाना कि वहां पर एक बियर है जिसने आपको मारा है। इसके बाद वो दो एनिमल्स को कंपेयर करती हैं, हाइना जिसे हम कहते हैं लक्कड़ बग्गा और दूसरा वो करती हैं क्रोकोडाइल को। यहाँ पर इन दोनों के बीच में वो एक बहुत सुंदर कंपैरिजन डालती हैं, क्योंकि ये वो दो एनिमल्स हैं जो अपने फेक इमोशंस के द्वारा इंसान को मारते हैं। आपका जो हाइना है यानी लक्कड़ बग्गा जब अपने एनिमल को मार लेता है, जब अपने शिकार को मार लेता है, तो ये फेक स्माइल करता है। ये क्या करता है? ये फेक स्माइल करता है। और क्रोकोडाइल जो है वो अपने शिकार को मारते हुए रो रहा होता है, ये दिखाते हुए कि हाय भगवान मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा उसके मन में कुछ भी नहीं होता। आफ्टर दिस वो रीडर्स को बोलती हैं क्या आप बीस्ट ऑफ प्रे को पहचान सकते हो? क्या आप उन एनिमल्स को पहचान सकते हो जो अपना शिकार खुद ढूंढ कर करते हैं? यहाँ पर वो हाइनास के बारे में बताती हैं, जहाँ वो कहते हैं कि हाइनास जान के एक फेक स्माइलिंग फेस लेकर घूमते हैं और क्रोकोडाइल जो है वो अपनी आंखों में आंसू लेकर घूमते हैं कि उनको बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी यही अपनी फेक चीज़ों की वजह से, अपने फेक इमोशंस की वजह से वो आपको मारेंगे और आपको मार के खा जाएंगे। वो कहते हैं और ये तब देखा जाता है जब ये अपने प्रे को, जब ये अपने शिकार को मार रहे होते हैं। जो हाइना होती है वो हंस रही होती है करके, मतलब जब वो आवाज करती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रही है और वो दिखाती है कि वो बहुत खुश है अपने उसको मारते हुए, तो उसके चेहरे पे एक फेक स्माइल होती है। और आपका जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने प्रे को मारने से पहले, अपने शिकार को मारने से पहले रो रहा होता है, दिखाते हुए कि उसको बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन बुरा लगते हुए भी वो काट रहा होता है अपने शिकार को कि मैं तो खाऊंगा। और लास्ट इन द लिस्ट इज अ कैमेलियन। कैमेलियन का मतलब होता है बच्चे गिरगिट। ठीक है, आखिरी में वो बात करते हैं गिरगिट की। वो कहते हैं गिरगिट ऑल्सो देखने में तो लिजर्ड जैसी है, देखने में तो वो छिपकली जैसी है, लेकिन छिपकली के कान होते हैं और किसी किसी छिपकलियों के विंग्स भी होते हैं। तो ना तो इसके पास कान है और ना ही इसके पास
विंग्स है, ना ही इसके पास पंख हैं। आप ये मान लीजिए कि आप एक लिजर्ड और कैमिलियन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लिजर्ड के आपको कान दिखेंगे और हो सकता है थोड़े बहुत विंग्स भी दिख जाएं, लेकिन कैमिलियन के ना तो कान होते हैं ना उसके विंग्स होते हैं, ना तो उसके विंग्स होते हैं। वो कहते हैं अगर आप किसी जगह को देखते हैं, मान लो आपने कोई पेड़ को देखा, लेकिन अगर आपको पेड़ पे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक कैमिलियन को देख रहे हैं, क्योंकि कैमिलियन के अंदर अपना कलर चेंजिंग एबिलिटी होती है। इसको हम इंग्लिश में कैमोफ्लाज कहते हैं, FLOUGE। ठीक है, वो कहते हैं कि वो अपनी बॉडी को कैमोफ्लाज कर सकती है, वो अपने आप को, अपने कलर को सरफेस के हिसाब से बदल सकती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को छुपा पाती है। तो बच्चे इस पोएम के अंदर बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि पोएट बताते हैं कि आप अलग अलग एनिमल्स को किस तरीके से देख सकते हैं। तो वो कहते हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वो रीडर को कहती हैं कि आप एक पेड़ की तरफ देखो, अगर आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि वहां पर एक कैमेलियन होगी जो वहां पर बैठी है और उसने ऑलरेडी अपना कलर ब्राउन में चेंज कर लिया है, लाइक ट्री। उसने अपना कलर ऑलरेडी ट्री जैसे चेंज कर लिया है, जैसे ब्रांच ऑफ द ट्री होगी। ठीक है, और यहाँ पर वो कहती है कि इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि आप कौन सा एनिमल के सामने हो। बच्चे इस पोम का पर्टिकुलरली कोई सेंट्रल आइडिया नहीं है, क्योंकि इस पोम में कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो इस पोम का सेंट्रल आइडिया ये है, यहाँ पर द पोएट वॉन्ट्स यू टू नो, यहाँ पोएट चाहते हैं आपको पता लगवाना, वॉन्ट्स यू टू नो that there are various animals, कि आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स होंगे, and they have different ways to kill you। उनके पास अलग अलग तरीके हैं आपको मारने के लिए, to kill you। तो बड़े फनी वे में वो आपको सब बता देती हैं, इन अ ह्यूमरस वे शी डिस्क्राइब्स, वो बताती हैं, शी डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट एनिमल्स कैन किल यू। बस ताकि आप, so that you are prepared for it, obviously, so that you are prepared for it, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। दैट्स दी ओनली थिंग। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमने आज के क्लास के भी कंटेंट को खत्म कर लिया है। आज भी हमने 2 टॉपिक्स करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोगों के बच्चे कोई भी अगर डाउट्स है तो वो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेल्सन मंडेला और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये दोनों आपको क्लियर होंगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक बहुत छोटी सी पोम थी बच्चे, जिसको करने में हमें ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत 10-15 मिनट में हमने इस पोम को कर लिया है, इसका सेंट्रल आइडिया भी लिख लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको बच्चे समझ में आई होगी। मैं अब आप लोगों को मिलूंगी आप लोगों की अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।